Okay. Okay. Uh, Welcome to Homeo Academy. Good evening, everyone. And today's topic is Meningitis disease. Okay. And in meningitis disease, what is happening in meningitis disease? First, disease concept अपने को समझ में आना चाहिए कि कोई भी अगर डिजीज आती है तो अपने को उसका बेसिक क्या फॉर्मूलाज है वो हमारे को पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस डिजीज में हाइपरट्रोफिड एंड टॉर्टुअस म्यूकोसल फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने बनाए हैं। तो ये जो पोर्शन मैंने बनाया है ये ओनली फंडस एंड बॉडी पोर्शंस में बनाया है। तो मेनिंजाइटिस डिजीज में जैसे कि आप देख रहे हैं हाइपरट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लार्ज टॉर्टुअस म्यूकोसल फोल्ड क्रिएटेड मोस्टली most common site is body and fundus. तो ये fundus portion and this one is body portion. Okay. तो मेनिंजाइटिस डिजीज को वहां पे मेंशन किया गया होगा एंड डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है व्हाट इज दिस एंड दिस इज अ मेनिंजाइटिस डिजीज एंड क्लिनिकल फीचर्स इज प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी डेवलप होती है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन से ही सारी सेल्स डेवलप होती है जिस तरीके से यहाँ लास्ट और हाइपरट्रॉफिक म्यूकोसल फोर्स बनेंगे तो ये जब रेस्ट्रिक्ट होंगे तो प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी डेवलप होगी। देन यहाँ पे म्यूकोसल फोल्ड इंक्रीज हो रहे हैं बट यहाँ पे क्या नहीं इंक्रीज होगा, एसिड सिक्रीशन इंक्रीज नहीं होता है और यही हमारा सेकंड एमसीक्यू यहाँ से क्रिएट होता है। ओके तो यहाँ पे एसिड सिक्रीशन आइदर डिक्रीज और एब्सेंट प्रेजेंट मिलता है। ओके क्योंकि एसिड सिक्रीशन कौन करता है, पैराइटल सेल्स करती हैं, पैराइटल सेल्स करती हैं न कि म्यूकोजल सेल्स। म्यूकोजल सेल्स तो म्यूकोस फॉर्मेशन करेगी एंड बेरियर फॉर्म क्रिएट करती है। ओके देन जब भी ये मेनिंजाइटिस डिजीज होगी इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। ओके देन अल्टीमेटली हर डिजीज का कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा था, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। तो कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक में रिस्क फैक्टर्स इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ द हाई कंसंट्रेटेड नाइट्रेट presented in the dried food, smoked food and salted food. Second, loss of the gastric acid secretions जिसमें बिल्कुल लॉस हो जाए, जैसे एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर सर्जरीज जिसके अंदर हम वेगोटॉमी करते हैं। देन पर्निशियस एनीमिया। थर्ड, इन्फेक्शन विद द एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया टाइप 2 टाइप 3। intestinal metaplasia type 2 and type 3, gastric ulcers and polyps। मेनिंजाइटिस डिजीज जैसे कि अभी मैंने बताया मेनिंजाइटिस डिजीज में क्या डेवलप हो रहा था, एडिनो कार्सिनोमास, ब्लड ग्रुप ए एंड सिगरेट स्मोकिंग। ओके देन सेकंड, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं कि मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा तो उसको एज ए साइड वाइज पूछ सकते हैं। तो स्टमक में उसकी साइड इंपॉर्टेंट है कि कहाँ का कैंसर डेवलप हुआ है। ओके तो अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा सिंपली मेंशन है तो वो कौन से पोर्शन की रहेगी, वो एंटरम पोर्शन की रहेगी कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा इज एंटरम। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा सेकेंडरी टू द एच पाइलोरी इन्फेक्शन, तब भी आंसर सेम रहेगा, एंट्रम। बट अगर क्वेश्चन लिखा हुआ आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा सेकेंडरी टू द पर्निशियस एनीमिया, देन आंसर इज फंडस एंड बॉडी पोर्शंस में मिलेगा, सेकेंडरी टू द पर्निशियस एनीमिया का मेंशन है। ओके एंड अगर सिंपली पूछा गया है क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, मोस्ट कॉमन बिनाइन नियोप्लेजिया ऑफ द स्टमक एंड मोस्ट कॉमन बिनाइन नियोप्लेजिया ऑफ द स्टमक इज लियोमायोमास, लियोमायोमास। ओके देन इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लेयर्स
जैसे हम हमारे को पता है स्टमक में 4 लेयर हैं, 4 लेयर्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरस लेयर एंड मस्कुलरिस लेयर्स। ओके, देन अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर्स है तो वहां पे म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर इन्वॉल्व होगी, बट अगर लेट गैस्ट्रिक कैंसर्स है तो वहां पे मस्कुलर लेयर भी इन्वॉल्व मिलेगी। ओके, तो इसको हम कहते हैं अर्ली म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसा एंड लेट में मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, बेस्ड ऑन दी मैक्रोफेजेस के बेसिस पे इसके 3 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 is exophytic, type 2 is flat and depressed, type 3 is excavated or ulcerated. Type 1 and type 2 are the curable because these are the superficial spread. Okay. अगर मान लीजिए ये किसी तरीके से हमारी जो मैलिग्नेंसीज है स्टमक के अंदर और वो मैलिग्नेंसी पूरे स्टमक में कवर हो चुका है और इन्फिल्ट्रेट हो चुका है, तो इस तरीके से एक लेयर बन जाती है और इसी चीज को एक्सटेंसिव इन्फिल्ट्रेशंस ऑफ द मैलिग्नेंट्स इन अ ब्रॉड रीजन ऑफ द गैस्ट्रिक वॉल, इस तरीके से पूरे वॉल को कवर कर लिया है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लिनिटिस प्लास्टिका। लिनिटिस प्लास्टिका, प्लास्टिक बोतल की तरह, ठीक है, लेदर बॉटल लाइक स्टमक शो होता है, इसी को हम बोलते हैं लिनिटिस प्लास्टिका। Lineages plastica is extensive infiltration of the malignancy into the broad regions of the gastric wall, creating rigid, thin, leather-like, bottle-like appearance of the stomach. Okay. Then malabsorptions. Malabsorption से कई बार MCQs में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि malabsorptions के बाय नेम पूछे गए हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मालएब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो हमारे को 2 चीजें याद रखनी है हमारे को यहाँ पे मालएब्जॉर्प्शन के लिए, कि अगर डी जाइलोस टेस्ट यूजफुल फॉर दी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। ओके, एंड सेकंड है सिलिंग टेस्ट, जो कि मैं अभी आगे बता दूंगा। पहले हम बात करेंगे डी जाइलोस टेस्ट की। D-Gyrose test is useful in the carbohydrate absorption, used for the malabsorption due to the, अगर D-Gyrose test पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिजीज है। अगर D-Gyrose टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वहां पे पैंक्रियाटिक डिजीज है, पैंक्रियाटिक डिजीज है। ओके, सिंपल फंडा याद रखें, D-Gyrose टेस्ट पॉजिटिव मींस इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिजीज है। एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डिजीज में कौन कौन सी हो सकती है, अभी देखते हैं। डी-जाइलोस टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो मतलब म्यूकोजल डिजीज है। म्यूकोजल डिजीज कौन सी हो सकती है, फर्स्ट वन इज सीलियक डिजीज, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल स्पूल, देन थर्ड वन इज विपल्स डिजीज। ओके, अगर ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है टेस्ट, एंड फॉल्स पॉजिटिव आने का क्या रीजन हो सकता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, रीनल इनसफिशिएंसी, एसाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन्स। अगर पेशेंट को ये है तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी हो सकती है। ओके, देन सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टू डिटरमाइन दी कोबालामिन मालएब्जॉर्प्शन, विटामिन B12। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कॉज हो सकते हैं, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, एक्लोरहाइड्रिया हो सकता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम हो सकता है, इलियल डिसफंक्शन हो सकता है। सीलिंग टेस्ट, ठीक है। देन अपने को ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से डी जाइलोस के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, डी जाइलोस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसके लिए किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन या माल एब्जॉर्प्शन को देखने के लिए क्या किया जाता है, डी जाइलोस टेस्ट। इसी तरीके से हमारा विटामिन B12 के लिए क्या किया जाएगा, सीलिंग टेस्ट। ओके, तो यहीं से हमारा MCQ आता है। एंड यहाँ पे सीलिंग टेस्ट कौन कौन सी डिजीज के लिए किया जा सकता है, पर्नीशियस एनीमिया, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस एंड एक्लोरहाइड्रिया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम एंड इलियल डिसफंक्शन, इलियल डिसफंक्शन। तो ये सारी कंडीशंस अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट, सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज में बेसिक फंडा याद रखिए, और सीलियक डिजीज का बेसिक फंडे में क्या चीज है, दो चीजें सीलियक डिजीज की अगर बात हो रही है तो दो चीजें हमारे को पता होनी चाहिए सीलियक डिजीज में, कि ये क्या है, एक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है जो कि क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। दो वर्ड अपने को पता होना चाहिए, फर्स्ट वन इज नॉन इन्फेक्शियस है, और विदाउट विदाउट सिस्टमिक फीचर्स, विदाउट सिस्टमिक फीचर्स। यहाँ पे कोई भी सिस्टमिक फीचर्स नहीं आएंगे और कोई भी इन्फेक्शियस कॉज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कॉज क्या होता है, कॉज आर दी फर्स्ट environmental cause is intolerance to the gluten, means gluten protein, okay, means the gluten protein, okay, and gluten protein किसमें प्रेजेंट मिलता है, और ये अपने को क्वेश्चन आता है, कई बार एमसीक्यूज पूछा गया है, gluten protein presented in the gluten protein present in the फोर चीज याद रखना है अपने को, barley wheat barley रे ओट्स, एंड इसी से हमारा एमसीक्यू क्रिएट होता है, wheat barley रे ओट्स, ओके। देन इम्यूनोलॉजिकल कॉज क्या है, इम्यूनोलॉजिकल कॉज इज IgA एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, एंटी एंडोवायरल एंटीबॉडी प्रेजेंट हैज 90 to 95% sensitivity and specificity for this severe disease, okay। Then genetic cause, genetic HLA, human leukocyte antigen associated with the OQ2 allele, OQ2 allele. Then clinical features, are the diarrhea, steatorrhea and weight loss. Then डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में एक बेसिक फंडा याद रखें, डायग्नोसिस कैसे हो रहा है, कि जैसे कि इंटेस्टाइनल की म्यूकोजा की हम बायोप्सी लेते हैं तो उसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी, ओके। तो अपने को पता होनी चाहिए कि कौन से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बेसिक एनाटॉमी अगर पता होगी तो डिजीज समझने में और कंफ्यूजन नहीं होने में हेल्प होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। एंड इनको जो डिप्रेशन है दो बिल्ली के बीच में, इस तरीके से हल्का सा जो डिप्रेशन है, तो इसी डिप्रेशन को हमने क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स। तो इस सीरियल डिजीज में क्या डेवलप होता है, यहाँ पे यहाँ पे विलाई की तो एट्रोफी डेवलप होती है, एंड क्रिप्ट्स का क्या होता है, क्रिप्ट्स का हाइपरप्लेजिया डेवलप होता है, हाइपरप्लेजिया डेवलप होता है। बट जो म्यूकोजा है उसका कोई एट्रोफी नहीं होता है, म्यूकोजा का कोई एट्रोफी नहीं होता है, वो इंटैक्ट रहती है। तो वहां पे ऑल एक्सेप्ट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जब आप मोदित करता के क्वेश्चंस करोगे तो इसी से आपको ऑल एक्सेप्ट में आपको पता चलेगा कि वहां पे म्यूकोजल एट्रोफी लिखी हुई होगी, बट वहां पे क्या लिखा होना चाहिए था, विलाई एट्रोफी, क्योंकि सीरियल डिजीज में क्या मिलता है, विलाई की एट्रोफी एंड क्रिप्ट्स का हाइपरप्लेजिया मिलता है। एंड थर्ड चीज यहाँ पे क्या मिलेगा, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स इन दी लेमिना प्रोप्रिया। एंड एंटीबॉडीज आपको पता है कौन सी मिलती है, एंटी एंडोवायरल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ये तीन डिजीज के साथ में एसोसिएट कर सकती है, एसोसिएटेड विद द dermatitis herpetiformis, diabetes type 1 and IgA deficiency। कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेशन है इंटेस्टाइनल लिम्फोमास डेवलप कर सकता है। बायोप्सी के अंदर हमारे को क्या मिलेगा, बायोप्सी कैसी दिखेगी, फ्लैट अपीयरेंस दिखेगी, क्योंकि विलाई एट्रोफी हो चुकी है, तो फ्लैट अपीयरेंस दिखेगी विलस एट्रोफी की वजह से। सेकंड, इंक्रीज लिम्फोसाइट इन द लेमिना प्रोप्रिया, ओके। एंड एक क्वेश्चन आता है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी से, विटामिन डेफिशिएंसी कौन कौन से विटामिन इन अ सीरियस पेशेंट डेफिशिएंसी मिलेगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि a patient present with the severe disease has which type of the vitamin deficiency, vitamin A, vitamin D and folic acid are the most common vitamin deficiency in a severe patient। then विपल्स डिजीज, विपल्स डिजीज का एक सिंपल फंडा याद रखो, जस्ट अपोजिट है हमारी
सीलियक डिजीज थे। किस तरीके से? जैसे कि सीलियक डिजीज के लिए मैंने क्या बताया था अभी, देखिए सीलियक डिजीज मैंने क्या बोला था, सीलियक डिजीज इज द नॉन इन्फेक्शियस एंड विदाउट सिस्टमिक फीचर्स। तो विपर्स डिजीज, विपर्स डिजीज, विपर्स डिजीज में क्या मिलेगा, विद इन्फेक्शन एंड विद सिस्टमिक फीचर्स मिलेगा। तो ये देखिए, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम विद सिस्टमिक फीचर्स विद इन्फेक्शियस इम्यूनोलॉजी, और इस इन्फेक्शन का कॉज पॉजिटिव एजेंट बाय नेम पूछा जाता है। इन विपर्स डिजीज में इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इन्फेक्शियस कौन है? ग्राम नेगेटिव एक्टिनोमाइसिटीज, एंड एक्टिनोमाइसिटीज का नाम क्या है? ट्रोफेरिमा विपिली। एंड ट्रोफेरिमा विपिली से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यूज, जितनी बार भी पूछा गया है विपर्स डिजीज में, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। एंड यहाँ पे हॉलमार्क ऑफ द डिजीज क्या है? यहाँ पे हॉलमार्क ऑफ द डिजीज की स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लीडर्स विद मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। वहां पे हमारे को सीलियक डिजीज में हमारे को क्या देखने को मिला था? लिम्फोसाइट्स इंक्रीज मिले थे, यहाँ पे मैक्रोफेजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स आर दी fever, lymphadenopathy, arthritis are the systemic features. Then CNS symptoms are the dementia, seizures, coma, myoclonus, nystagmus, ophthalmoplegia. Then इंटेस्टाइनल एंजाइना, इंटेस्टाइनल एंजाइना को किस तरीके से समझ सकते हैं कि इंटेस्टाइनल जो वॉल है, तो उसकी जो वॉल के अंदर जो हर एक ऑर्गन को काम करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए। जिस तरीके से हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज है, उसी तरीके से इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली मेन आर्टरीज कौन कौन सी है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सीलियक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इनके अंदर कोई ऑक्लूजन हो जाए या किसी तरीके से हाइपोपर्फ्यूजन हो जाए तो क्या डेवलप होगा हमारा? intestinal angina. Intestinal angina is associated with the chronic mesenteric ischemia due to the reduced blood flow of the mesentery. Okay. And intestinal hypoperfusion क्यों डेवलप होता है? हमारे को ये तीनों पता होनी चाहिए। Then अगर पेशेंट को, जैसे कि हमने देखा कि पेशेंट को क्या हो रहा है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, ये इस तरीके से इंटेस्टाइन में जैसे ही हमारा फूड पहुंचता है, ठीक है, तो उसको वर्क करना पड़ेगा एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होनी पड़ेगी। तो ये वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है बिकॉज यहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज है। ब्लड सप्लाई क्या है? डिक्रीज है। तो वहां पे इस्कीमिया डेवलप हुआ है। तो वहां पे जब काम करना पड़ेगा तो वहां पे क्या डेवलप होता है? वहां पे पेन क्रिएट होता है। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद में, ये पेन का करेक्टर है, आधे घंटे बाद में आफ्टर 30 मिनट्स पेन स्टार्ट होता है और वो लास्ट फॉर कितने देर के लिए रहेगा? 1 to 2 आवर्स के लिए वो पेन रहेगा। एंड जैसे ही 1 to 2 आवर्स हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसको वो दर्द चला जाएगा। तो अब पेशेंट को पता चल गया कि मेरे को जब भी मैं खाना खाता हूँ उसके आधे घंटे बाद में मेरे को बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसको क्या हो जाएगा? फूड से एलर्जी हो जाएगी। तो वो उस फूड से डर लगने लग जाएगा कि मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को पेन होने लगेगा, तो फियर ऑफ ईटिंग होने लगेगा, फियर ऑफ ईटिंग होने लगेगा। और अगर वो खाना नहीं खाएगा तो अल्टीमेटली क्या डेवलप होगा? वेट लॉस डेवलप होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? वेट लॉस डेवलप होगा। इसके फीचर्स क्या रहेंगे? डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस पूछा जाता है। एंड डायग्नोसिस हमारे को गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, आंसर क्या करना है? एंजियोग्राफी। एंड अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्यूट इंटेस्टाइनल एंजाइना के केस में क्या करेंगे? तो लेपेरोटोमी मींस कि उसी टाइम डायग्नोस करेंगे एंड उसी टाइम उसको ऑपरेट करेंगे लेपेरोटोमी में। ओके। देन शॉर्ट पावर सिंड्रोम की बात करें तो शॉर्ट पावर सिंड्रोम में क्या मिलेगा हमारे को? व्हाट आर द कॉज ऑफ द शॉर्ट पावर सिंड्रोम? इज द मेसेंट्रिक इस्कीमिया, क्रोन्स डिजीज, जुवेनाइल बाईपास फॉर द जेजुनोइलियल बाईपास फॉर द ओबेसिटी। ठीक है। शॉर्ट पावर सिंड्रोम के मेन मैनिफेस्टेशंस क्या रहता है? मैनिफेस्टेशंस आर दी डायरिया एंड स्टेटोरिया। एंड तीन चीजें हैं, तीन कार्डिनल फीचर्स ऑफ द शॉर्ट पावर सिंड्रोम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। शॉर्ट
बाउल सिंड्रोम में तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज रीनल कैल्कुलाई, तो रीनल कैल्कुलाई बनने लगेंगे। सेकंड, इंक्रीज दी कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स बनने लगेंगे। रीनल स्टोन बन गए, गॉल स्टोन्स बन गए। ओके, एंड थर्ड वन इज इंक्रीज दी एसिड सिक्रीशन, मींस हाइपर एसिडिटी। ओके, इंक्रीज एसिड सिक्रीशन इन स्टमक। तो रीनल कैल्कुलाई, गॉल स्टोन्स एंड हाइपर एसिडिटी, ओके, यहाँ पे देखने को मिलेगी। इससे बात कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में क्या चीज प्रेजेंट नहीं मिलती है, एसिडिफिकेशन को वो ऑल एक्सेप्ट करके डिक्रीज करके बताएंगे। ठीक है, तो अपने को तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से विटामिन डेफिशिएंसी मिलेगी हमारे को शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में? विटामिन B12 इज द मोस्ट कॉमन, देन सेकंड वन इज विटामिन A, थर्ड मोस्ट कॉमन इज विटामिन D। देन एक चार्ट है इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए। इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज आपको पता है, जैसे कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर दो डिजीज आती हैं, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, जैसे एक सिंपल फंडा याद रखें क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने के लिए कि क्रोन्स डिजीज इज द सीवियर वन, मतलब सीवियर डिजीज है, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस सुपरफिशियल डिजीज है। ओके, तो इससे आपको सारी चीजें याद रहेगी एंड कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 100% है, अगर इंटेस्टाइनल पोर्शन या जीआईटी से क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा क्रोन्स एंड अल्सरेटिव से क्वेश्चन आता ही आता है। एज ए सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ओके, तो क्रोन्स डिजीज में क्या मिलेगा हमारे को? स्किप एरियाज मिलेंगे, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो अल्सर्स होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। इसका लोकेशन जो रहेंगे क्रोन्स डिजीज के, वो टर्मिनल इलियम में प्रेजेंट होंगे, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के रेक्टम एंड सिग्मोइड कॉलम्स में प्रेजेंट मिलते हैं, असेंड करते हैं अपवर्डली। एंड एक्सटेंशन है इसका एंटायर थिकनेस, जैसे कि मैंने बोला था क्रोन्स आर दी पूरी लेयर को कवर कर रहा है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर इस लेयर तक को कवर करेगा। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो अल्सर है वो सुपरफिशियल है, म्यूकोसल लेयर को ही अफेक्ट करेंगे। ओके, दैट अल्सर्स की बात करें तो अल्सर्स कैसे होंगे? सर्पेंटिनियस, डीप फिशर्ड होंगे, क्योंकि वो एंटायर थिकनेस को कवर किए हैं, तो यहाँ पे डीप फिशर्ड अल्सर्स मिलेंगे। बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियल अल्सर्स मिलेंगे विदाउट फिशर। ठीक है, स्यूडोपॉलिप्स किस में मिलेंगे? जहाँ पे सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो वहीं पे क्या मिलेगा हमारे को? स्यूडोपॉलिप्स मिलेगा। और स्यूडोपॉलिप्स अल्टीमेटली क्या मेलिग्नेंसी कवर करेगा। तो मेलिग्नेंसी किस में मिलेगी हमारे को? अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलती है, अभी आगे आएगा। तो फाइब्रोसिस किस में डेवलप होगा? जहाँ पे फिशर है। फिशर कहाँ पे डेवलप हो रहा था? क्रोस में हो रहा था। तो फाइब्रोसिस किस में डेवलप होगा? क्रोस में होगा, बट अल्सरेटिव में नहीं होंगे। शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग क्यों होगी? ड्यू टू दी फाइब्रोसिस in a Crohn's disease, and fibrosis in a ulcerative colitis is due to the contraction of the muscularis layer। कुछ नेम है जो कि पता होने चाहिए। हॉर्स पाइप एपिलियंस किस में देखने को मिलती है? ये बाई नेम पूछे जाते हैं। कोबल स्टोन एपिलियंस किस में देखने को मिलती है? अपने को पता होना चाहिए। हॉर्स पाइप एंड कोबल स्टोन एपिलियंस क्रोन्स डिजीज में देखने को मिलती है, एंड गार्डन हॉर्स एपिलियंस एंड स्यूडोपॉलिप्स seen in the ulcerative colitis। डेप्थ जैसे कि हमने देखा ट्रांसम्यूरल है, इसमें केवल म्यूकोजल है। टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन नॉन केसिटिव ग्रेनुलोमास है, या पे क्रिप्ट एब्सिस डेवलप हो रहा है। एंड म्यूकोजा है, पैची अल्सरेशन इन द क्रॉस डिजीज, एंड हेमरेजिक म्यूकोजा seen in the ulcerative colitis। Fibrosis I already told you, and fistula are seen 10% seen in the Crohn's disease। मेलिग्नेंसी जैसे कि मैंने बताया था, स्यूडोपॉलिप्स किस में देखने को मिले थे? स्यूडोपॉलिप्स seen in the ulcerative colitis, so malignancy also seen in the ulcerative colitis। स्टिक्चर्स क्यों डेवलप होंगे? जहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप होगा, एंड फाइब्रोसिस किस में डेवलप हुआ था हमारा? क्रोन्स डिजीज में। तो क्रोन्स डिजीज में क्या देखने को मिलेगा हमारे को? स्टिक्चर्स देखने को मिलेगा। टॉक्सिक मेगाकोलन सीन इन दी, एक हमेशा याद रखना, टॉक्सिक मेगाकोलन सीन इन दी अल्सरेटिव कोलाइटिस।
कुछ एंटीबॉडीज हमारे को पता होनी चाहिए। एंटी एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज यूजफुल इन दी सीलिएक डिजीज, ASCA एंटीबॉडीज seen in the Crohn's disease, ANCA antibodies seen in the ulcerative colitis। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को एक तरीके से समझ सकते हो कि ये साइकोसोमेटिक डिजीज है जहाँ पे साइकिक कॉज में होता है जिसकी वजह से हमारे को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजिकल या किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी या हिस्टोलॉजिकली किसी भी तरीके की कोई फाइंडिंग मिलेगी नहीं हमारे को। ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, स्टूल एग्जामिनेशंस आर नॉर्मल, CT स्कैन, USG, ऑल आर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। जैसे कि मैंने बोला था कि ये क्या है, एक साइकोसोमेटिक डिजीज है जहाँ पे साइकिक कॉज की वजह से हमारी क्या हो रही है, क्योंकि हमारी वेगस सप्लाई रहती है इंटेस्टाइन पे। जब भी हम एंजाइटी लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो वो वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं आइदर वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। इस वजह से वहां पे बाउल मूवमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल स्टूल फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मल स्टूल फॉर्मेशन, एबनॉर्मल स्टूल हैबिट्स, पासेज ऑफ द म्यूकस, बहुत ज्यादा म्यूकस निकलेगा एंड ब्लोटिंग मिलेगी। बट इस पेशेंट में ये कार्डिनल सिम्टम्स मिलने चाहिए एंड कुछ चीजें हैं वो डेफिनेटली नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि ना उसको कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग जैसे कि ब्लड इन स्टूल ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है मींस डेफिनेटली उसको IBS तो नहीं है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेड फ्लैग साइन। एंड इसी से कई बार MCQs पूछे गए हैं कि कौन सा रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो ये अपने को सारे याद होने चाहिए। रेड फ्लैग साइंस आर दी फीवर, ब्लड इन स्टूल, नॉक्टर्नल पेन, abnormal physical findings, onset in the patient greater than 50 year of the age, मतलब मेरे पास में वो सिम्टम्स लेके आना है बट पेशेंट की एज क्या है, ग्रेटर देन 50 इयर्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एनीमिया, एबनॉर्मल हिस्ट्री ऑफ द IBD एंड मैलिग्नेंसी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द IBD एंड मैलिग्नेंसी आर द रेड फ्लैग साइंस। ये अपने को पता होनी Dr. चाहिए Nitish, सारे। just 10 minutes left. Dr. Nitish, just 10 minutes left. Hello. Just 10 minutes left. Please share your screen. Constipation with diarrhea are the cardinal features. Young female with presented with the anxiety and stress are the cardinal features of the IBS. Okay. Then we start with the in the next session with colorectal carcinoma, which are the non-malignant polyps and which are the malignant polyps in a colorectal carcinoma. Thank you.